हेलो दोस्तों। तो एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, दो चार पांच मैंने पॉइंट लिखे हुए। अभी मैं इन पॉइंट्स को और बढ़ाऊंगा, 5 पॉइंट और लिख लूंगा, 4 से लेके 5 पॉइंट, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाए। काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है, ठीक है। मैं काफी सारे डिफरेंसेस आपके लिए ऑलरेडी डाल चुका हूं और आगे भी डालता रहूंगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि स्टार्टिंग के जो डिफरेंसेस थे उसमें माइक एंड ऑल नहीं था, तो आवाज में दिक्कत हो सकती है, वॉइस प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। बट उसके बाद से तकरीबन 80 वीडियो या 70 वीडियोस ऐसी आ गई होगी जहां तक है जिसमें आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर मिलेगी। डिफरेंसेस की बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक और वीडियो आपके लिए आई हुई है जिसमें डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस बताया है। और अगर ये डिफरेंस अगर आप पढ़ लो ना तो शायद आपको काफी ज्यादा क्या है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या कंट्री क्या होती है उसके बारे में बताओ, या डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में बताओ, या डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा खासा यहाँ से आपको कंटेंट मिलने वाला है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट में मैं आपको एक कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा कोई बेकार घिचमिच वाले कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना वो क्या होता है, हाई होता है। बट जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, हाई है, जबकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, लो। इन्हीं पॉइंट से इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, इन पॉइंट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन बनाया जा, जोड़ लो ना तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम है बेटा, यानी इसका मतलब यहाँ पे रोजगार सबको मिल ही जाएगा, मैक्सिमम सबको रोजगार मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे लार्ज स्केल का क्या मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी, यहाँ पे बेरोजगारी आपको कम देखने को मिलेगी। और अगर देखने को मिलेगी भी बेरोजगारी तो कौन सी वाली देखने को मिलेगी, फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल। ये दोनों क्या होता है बेटे, मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है कई बार, फिर भी एक आइडिया आपको देता हूं। फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब पर्सन एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को पकड़ने जाता है। मतलब आपने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब ली, ठीक है, तो उस बीच में जितने दिन आप बेरोजगार यानी खाली बैठे होते हो उसे कहते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघर्षात्मक, है ना, संघर्षात्मक बेरोजगारी, आई थिंक ये बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन या जो आपकी इंडस्ट्री है ना उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। यानी जैसे मान के चलो मुझे रिक्वायरमेंट थी कि जो टैली पे काम कर सके, बट बंदा आ रहा है जिसको टैली चलाना आता ही नहीं है, तो इसके कारण मिसमैच जॉब पोजीशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, मिसमैच जॉब पोजीशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी उसे क्या बोलेंगे हम, आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, यानी जब आपकी कुछ इंडस्ट्रीज आप बोलो ना लगातार गिरती चली जाती है तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना में काफी सारी इंडस्ट्रीज गिर गई थी, ठीक है ना, काफी लंबे टाइम के लिए बंद थी, तो उससे क्या स्ट्रक्चर में दिक्कत हुई। तो स्ट्रक्चर में क्या, स्ट्रक्चर अगर छोटा हुआ होगा तो काफी सारे लोगों को निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रहेगी, लेस अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, बट कौन सी वाली, वो भी फ्रिक्शनल होगी या तो स्ट्रक्चरल होगी। लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे होंगे तो इस कारण होता है वो खाली, ठीक है ना। यहाँ पे लार्ज स्केल का अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है जो कि डिसगाइज टाइप का बोल सकते हो। डिसगाइज आपने पढ़ा होगा, हिडन बोलते हैं उसको, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब आवश्यकता से ज्यादा लोग एक काम में लगे होते हैं। मान लो मुझे 4 बंदों की जरूरत है, लगे हुए हैं वहां 8 या 10 है, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 3, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उसकी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, डेवलप्ड होती है और एडवांस्ड होती है, ठीक है ना। बट जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसकी क्या होती है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बैकवर्ड होती है। क्या होती है, बैकवर्ड। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 4, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी निर्माण। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेट होता है ना यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है। ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो कैपिटल फॉर्मेशन जो रेट है वो हाई है, बट यहाँ पे जो रेट है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वो क्या है, लो है। डन। उसके बाद लिखा पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ऐसी इकोनॉमी की जो कि डेवलप्ड कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है, हाई होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। और ऐसी इकोनॉमी जिसकी क्या नाम है, पर कैपिटा जो कि अंडर डेवलप्ड है, जो कि अंडर डेवलप्ड है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या होती है, लो होती है ना।
कंट्रीज लिख लो, कंट्री लिख लो, इकोनॉमी लिख लो, बात तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे? 5 पॉइंट क्लियर हो गए। एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से, मैं आगे 5 पॉइंट आपको कराता हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज नीचे क्या नाम है कमेंट कर दिया करो कि भैया समझ में आ गया, समथिंग जो भी आप लिख सको, ठीक है ना। चलो आगे, तो फटाफट से नोट डाउन करो आप। तो आगे देखिए, अगले पॉइंट देखियो, ठीक है ना। अब हमारे पास है यहाँ पे कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को भी डिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंस जो है ना, इनका क्या होता है? वेरी लो होता है। ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं होती है, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, ठीक है ना। वैसे इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट बनाया गया इसी मुद्दे से बनाया गया कि जितनी भी डेवलप्ड इस टाइम पे जो कंट्रीज है डेवलप्ड, वो सारी कौन सी है? जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है, यानी डिपेंडेंस बहुत कम है इनकी। और जो अंडर डेवलप्ड होती है ना, उनकी डिपेंडेंस क्या ज्यादा है। बट ये सिर्फ इसी कारण से हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर को ना, मतलब आप ना प्राथमिकता देते ही नहीं हो। अगर आप अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी या कुछ ना कुछ बेस्ट से बेस्ट करो तो क्यों इसमें भी इसको रख के भी तो आगे बढ़ा जा सकता था ना। तो ये ना मुद्दा से सोचने वाला है, ठीक है ना। बट हमें डिफरेंस पढ़ना, हम डिफरेंस पे आते हैं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो होता है यहाँ पे इक्वल होता है, दैट इज लेस अनइक्वल। यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो लेस अनइक्वल होता है। यहाँ पे जो है ना, जो रिच और पुअर का जो गैप होता है, किसका? रिच यानी धनी लोग, ठीक है, और जो पुअर जो होते हैं यानी गरीब लोग, इनके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो रिच और पुअर का जो गैप होगा वो कम होता है, यानी इसको बोलते हैं क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है वहां पे क्या इक्वल है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल जो इनकम होती है वो हाईली अनइक्वल होती है। क्या होती है? हाईली अनइक्वल होती है। इसमें मतलब रिच और पुअर का जो गैप होगा, रिच और पुअर का जो गैप होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना। तो पहला पॉइंट क्या है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कम होती है। बट यहाँ पे डिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे हाई है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम यहाँ पे क्या इक्वल दिखेगी, यानी जो रिच पुअर का जो गैप है वो क्या आपको कम दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सभी लगभग अच्छा पैसा कमाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है, ठीक है ना। तो लेस अनइक्वल दिखेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या आपको हाईली अनइक्वल दिखने वाली है। हाईली अनइक्वल का मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे रिच पुअर का गैप बहुत ज्यादा होगा। अमीर बहुत ज्यादा अमीर होंगे, गरीब जो है बहुत ज्यादा क्या होंगे? गरीब होंगे, ठीक है ना। चलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या है? हाई है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रेट क्या है? लो है। यानी जो पढ़े लिखे बिल्कुल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करने वाले बंदे जो होते हैं ना, ऐसे इकोनॉमी में ज्यादा होंगे और ऐसे में क्या होंगे? कम होंगे। नॉलेजेबल, जिनके पास एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो, स्किल हो, है ना, ऐसे यहाँ बहुत सारे बंदे मिलेंगे, यहाँ क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ऐसी इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का वो लो होता है, जनरली कम देखा गया है। बट जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहां जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का वो क्या होता है? जनरली हाई देखा गया है, ज्यादा देखा गया है। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी की बात करें, यानी इंसिडेंस मतलब भार, तो पॉवर्टी की बात करते हैं तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे क्या होती है आपकी? लो, यानी गरीबी का जो भार होगा वो आपका क्या है? कम देखने को मिलेगा। निर्धनता जो है कम देखने को मिलती है। बट यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या मिलेगी आपको? हाई मिलेगी। क्लियर है। तो काफी पॉइंट्स हमने कर लिए, 2 3 5 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। और सारे पॉइंट आसान थे, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई पॉइंट आपको कठिन लगाओ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट कठिन लगाओ तो प्लीज मुझे क्या नाम है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल आसान से पॉइंट से ये पॉइंट मैंने रिपीट भी कर लिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है ना। उसके अलावा ग्रोथ जो रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, ऐसी इकोनॉमीज में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होता है थोड़ा देखा गया है कि क्या है? कमी रहता है। बट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ रेट कुछ ज्यादा हाई देखने को मिलती है, पॉपुलेशन हाई दिखते हैं। पॉवर्टी की बात करी तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? पॉवर्टी के यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है यहाँ पे बाहर जो है कम देखा जाता है, यहाँ पे ज्यादा देखा गया है। क्लियर हो गया ना। इसके अलावा आप चाहे तो और पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। फॉरेन ट्रेड, ऐसी जो इकोनॉमी है फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा वो करती है, एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करने की कोशिश करती है। यहाँ फॉरेन ट्रेड थोड़ा कम रहता है, फॉरेन ट्रेड पे ध्यान नहीं देते ज्यादा है ना। ये थोड़ी ये जो इकोनॉमी होती है ना, ये थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की होती है। भगवान में आस्था मानना, है ना। अब भगवान एंड ऑल खुदा जो मर्जी बोलो, ठीक है ना, उन सब में आस्था मानना ये अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में। ये मैं नहीं बोल रहा बेटा, ये बुक ही कह रही है। बुक में हर जगह ऐसी चीज लिखी हुई है कि अंडरडेवलप्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पॉइंट हटा ही दिया, मैंने लिखा ही नहीं उस पॉइंट को, ठीक है। मुझे तो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट को भी थोड़ा
बात तो सही है वैसे कि हमारे यहाँ देखा गया कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी अभी तक की है वो सारी सारी एग्रीकल्चर पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंस उनकी कम है, बट यहाँ पे हाई है। ठीक है, मैंने लिख दिया इस पॉइंट को तो, बट मैंने वो वाला पॉइंट हटा दिया। फॉरेन ट्रेड आप जोड़ सकते हो, फॉरेन ट्रेड जोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और पॉइंट अच्छा लगता हो तो आप उसे इजीली इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 पॉइंट मैंने आपको दे दिया। आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैंने आपको पढ़ाया, आप बस पढ़िए। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से क्या है वहां पे लिख के आ सको, इससे बेस्ट लिख के आओ। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।